हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग सिंपलिसिटी पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो मैं आपको पोएम करा रहा हूँ वो है द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री। द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री जो किसने लिखी है? जो लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। किसने लिखी है? विलियम बटलर यीट्स ने। इसका जो इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। ठीक है, इसमें जो वोकैबुलरीज थी वो भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करी है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखें जो फर्स्ट पार्ट है। और जो इस सेकंड पार्ट है, जो पार्ट टू है, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, इस पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा, पार्ट टू में मैं आपको करवाऊंगा समरी। आपको समरी कराऊंगा इस पोएम की, द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री की। ठीक है, सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं इसकी समरी पे। चलिए गाइस, अब समरी स्टार्ट करते हैं किसकी? द लेक आइल ऑफ इनिस्फायर। द लेक आइल ऑफ इनिस्फायर। चलिए गाइस, in the poem I refers to the poet. He says that he wants to go to Enispire, and what he wishes to do there, he will build a small room with the help of clay. He will make the walls of the room with small sticks. He will grow the 9 rows of the bean near his home. He will also have a honeybee comb from which he can collect fresh honey. He says that his room will be filled with buzzing sound of bees, and he will live alone in peace and silence there. ठीक है गाइस, चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन द पोएम, इस पोएम में आई रेफर टू द पोएट। इसमें जो आई है वो कौन है? पोएट है। कौन है? पोएट है, जिनका नाम क्या है? विलियम यीट्स। विलियम यीट्स। ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू एनिस्फायर। वो कहते हैं, जो विलियम यीट्स है वो कहते हैं कि वो कहां जाना चाहते हैं? एनिस्फायर आइलैंड। कहां जाना चाहते हैं? एनिस्फायर आइलैंड, जहां पे वो बचपन में जाया करते थे। ठीक है, एंड व्हाट ही विशेस टू डू देयर, और वो वहां क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है करने की? ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम। वहां पे जाके वो छोटा सा रूम बनाएंगे। एनिस्फायर आइलैंड में जाके वो छोटा सा रूम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्ले। इसकी मदद से, क्ले की मदद से। क्ले क्या है? एक मिट्टी की तरह है। ठीक है, उसकी मदद से वो छोटा सा रूम बनाना चाहेंगे। He will make the walls of the room with small sticks। और वहां पे वो जो रूम होगा, उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो दीवार है, वो किससे बनाना चाहेंगे? वो बनाना चाहेंगे स्मॉल स्टिक्स, मतलब छोटी छोटी लकड़ियों से वो उसकी दीवार बनाना चाहेंगे उस रूम की। जो कहां बनाना चाहते हैं? एनिस्फायर में। He will grow the 9 rows of the bean near his home। और वो कहते हैं जब वो उस रूम को बना लेंगे, उसके आसपास वो क्या करेंगे? 9 लाइन, 9 कॉलम, 9 रोज उगाना चाहेंगे। किसकी? बीन्स की। बीन की वो 9 कॉलम, 9 लाइन उगाना चाहेंगे। किसकी? बीन्स की। ठीक है, उस रूम के आसपास, उस रूम के आसपास जो बनाएंगे, कहां पे जाके? आइलैंड में, एनिस्फायर आइलैंड में। ही विल ऑल्सो हैव अ हनी बी कॉम फ्रॉम विच ही कैन कलेक्ट फ्रेश हनी। और वो कहते हैं उनकी वो आसपास क्या रखेंगे? वो आसपास मधुमक्खी का छत्ता रखेंगे, जिससे वो हर दिन फ्रेश हनी निकाल सके। जिससे वो हर दिन फ्रेश हनी, ताजा हनी क्या निकाल सके? ताजा शहद निकाल सके। ठीक है, he says that his room will be filled with buzzing sound of bees। वो कहते हैं बट जब वो छत्ता, जब वो उनका मधुमक्खी का छत्ता वहां पे होगा, तो उनका जो रूम होगा उसमें हर दिन क्या हो रहा होगा? उसमें हर दिन मधुमक्खी की जो ध्वनि है, मधुमक्खी की जो आवाज है, वो हर दिन गूंज रही होगी उस रूम में। इस रूम में जो वो उस आयले में जाके बनाएंगे, इसकी मदद से, क्ले की मदद से और छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से। ठीक है, एंड ही विल लव लिव अलोन इन पीस एंड साइलेंस देयर। और वहां पे जाके उस रूम में वो आराम से जिएंगे, लिव अलोन, अकेले रहेंगे और शांति से वहां पे जाके वो रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन पोएम, इस पोएम में आई रेफर टू द पोएट। यहाँ पे जो आई है वो विलियम यीट्स, और वो कहते हैं वो एनिस्फायर आइलैंड जाना चाहते हैं। वहां पे जाके वो क्या करना चाहते हैं? उनकी इच्छा क्या है? वो वहां पे जाके छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं। छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं किसकी मदद से? क्ले की मदद से। और वहां पे जाके वो जो रूम बनाएंगे, उसकी जो दीवार है वो किससे बनाना चाहते हैं? छोटी छोटी लकड़ियों से। उसके बाद ही विल ग्रो द 9 rows ऑफ द बीन नियर हिज हाउस। अब खाने के लिए उनको जो चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा? मैं 9 रोज उगाऊंगा। किसकी? बीन्स की। मैं 9 रोज उगाऊंगा बीन्स की अपने रूम के पास, जिससे मुझे खाना मिल पाए। और उसके बाद मैं वहां पे मधुमक्खी का छत्ता भी रखूंगा, जिससे क्या हो, मैं हर दिन ताजा ताजा हनी निकाल सकूं। ठीक है, he says that his room will be filled with buzzing sound of bee। इससे क्या होगा? अगर
मधुमक्खी का छत्ता वहां पे होगा, तो इससे क्या होगा कि जो मधुमक्खी है वो हर दिन उसके रूम में आती रहेंगी, और वहां पे क्या होगा, भिन्न भिन्न आवाज आती रहेगी, मतलब मधुमक्खी की जो ध्वनि है, मधुमक्खी की जो आवाज है वो वहां पे गूंजती रहेगी। एंड ही विल लिव अलोन, और वहां पे वो अकेले रहेंगे शांति में, एंड साइलेंस दे, और वहां पे क्या है, बहुत शांति बनी रहेगी, और वो बिल्कुल पीसफुली वहां पे रहना पसंद करेंगे। तो ये था मीनिंग इस स्टैंजा का। अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई गाइस, आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा की समरी देखते हैं। इन द सेकंड स्टैंजा the poet says that he feels peace on Anistry Island. Further, he says that in the morning, when the clouds cannot be seen clearly, it appears as if the morning has worn a cover. This scene makes him feel more serene. He says that he enjoys the morning song of the cricket insect at midnight. The twinkling in the sky gives him immense pleasure. In the afternoon, the purple glow of the sunlight makes him feel happy. And in the evening, he enjoys the scene of the linnet birds flying in the sky with their full wings. चलिए guys, मैं अब आपको explain करता हूँ। The poet says that he feels peace on Anistry Island. जो पोएट है वो कहता है कि उसको शांति, उसको सुख, उसको आराम कहाँ पे मिलता है? एनिस्ट्री आइलैंड में मिलता है। एनिस्ट्री आइलैंड में। फर्दर ही सेज दैट इन द मॉर्निंग, फिर आगे वो कहता है कि सुबह के समय, सुबह के टाइम, व्हेन द क्लाउड्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जब सुबह सुबह क्लाउड्स, जब बादल नहीं दिखते हैं क्लियरली, मतलब धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, इट अपेयर्स एज इफ द मॉर्निंग हैज worn a cover, ऐसे लगती है कि सुबह सुबह की जो आकाश है उसने बादलों को एक तरीके से ओढ़ा हुआ है। मतलब जो आकाश है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बादल आ चुके हैं, और बादल के कारण क्या हो रहा है कि जो आकाश है वो क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आकाश है उसमें वो बादल क्या हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, बस थोड़े थोड़े से दिख रहा है आकाश, पूरी अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। ठीक है। दिस सीन मेक्स हिम फील मोर सेरीन, और ये जो सीन होता है जब वो आकाश की तरफ देखता है कि बादलों ने उनको थोड़ा थोड़ा ढका हुआ है, और आकाश क्लियरली आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश पूरा थोड़ा थोड़ा ढका हुआ है, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा पीसफुल लगती है, बहुत ही ज्यादा पीस देती है, बहुत ट्रैंक्विलिटी देती है। ही सेज दैट ही एंजॉयज द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग इंसेक्ट। फिर वो आगे कहता है कि उसको जो ये जो क्रिकेट इंसेक्ट है, मेल क्रिकेट इंसेक्ट है, ये जब गाना गाता है, तो जब वो उस गाने को सुनता है, तो वो भी उसको बहुत ही ज्यादा पीस देती है, बहुत ही ज्यादा पीस देती है। आगे देखते हैं। मिडनाइट, रात के समय, द ट्विंकलिंग इन द स्काई गिव्स हिम इमेंस प्लेजर। जब रात के समय जो सितारे होते हैं, जब वो चमकते हैं, ठीक है, जब खुले आकाश में जब वो चमकते हैं, तो वो उसको बहुत ही अत्यधिक सुख देते हैं। इमेंस प्लेजर मतलब अत्यधिक सुख देना, उसको बहुत ही आराम मिलता है उसके बाद उन सितारों को चमकते हुए देख। ठीक है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, द पर्पल ग्लो ऑफ द सनलाइट मेक्स हिम फील हैप्पी। जो दोपहर के समय जब सन की जो रेज आती है, जो सन का जो ग्लो होता है, जो सन की जो रेज होती है वो कैसी होती है, पर्पल कलर की निकल रही होती है, उस चीज को देख के उसको बहुत ही ज्यादा पीस मिलता है, बहुत ही ज्यादा वो खुश होता है। एंड इन द इवनिंग, शाम के समय, ही एंजॉयज द सीन ऑफ द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई विद देयर फुल विंग्स। शाम के समय क्या होता है, जब वो लिनेट बर्ड को उड़ते हुए देखता है अपने फुल जो उसके पंख है उनको खोलते हुए, उसको उसको देख के बहुत ही ज्यादा पीस मिलता है, बहुत ही ज्यादा सेरेनिटी फील होती है उसको, ज्यादा बहुत ही ज्यादा खुशी फील होती है। ठीक है। तो ये था मीनिंग इस सेकंड वाले स्टैंजे की समरी। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। सेकंड स्टैंजा में क्या है, जो पोइट वो कहता है कि उसको पीस मिलता है कहाँ पे, एनिस्ट्री आइलैंड में। जब वो एनिस्ट्री आइलैंड जाते हैं, वहां पे जाके वो बताता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको बहुत ज्यादा खुशी देती है, बहुत ज्यादा पीस देती है। पहली चीज वो बताता है, जब मॉर्निंग में जब वो अ, आकाश की तरफ देखता है, और देखता है कि आकाश को किसने ढका हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा बादलों ने, ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है। तो जो आकाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने क्या ओढ़ा हुआ है, बादलों को एक तरीके से, बादलों को एक तरीके से ओढ़ा हुआ है, बादलों को एक तरीके से कवर की तरह यूज की गए। तो उस चीज को देख के उसको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। आगे है, जब वो मेल क्रिकेट इंसेक्ट को देखता है, जब मेल क्रिकेट इंसेक्ट गाना गाता है, तो उस चीज को सुन के उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब वो मिडनाइट में, जब वो सितारों को देखता है चमकते हुए खुले आसमान में, तो उसको देख के उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद है, जब आफ्टरनून में, दोपहर के समय, जब वो द पर्पल ग्लो ऑफ द सनलाइट, जब सनलाइट, जो सन की जो रेज होती है, उससे जो पर्पल ग्लो निकलता है, जो पर्पल कलर का जो एक तरीके से ग्लो निकलता है, व्यू निकलता है, तो उस चीज को देख के भी उसको बहुत ज्यादा पीस मिलती है, बहुत ज्यादा सेरीन महसूस करता है वो। ठीक है। काम महसूस करता है। एंड इन द इवनिंग, शाम के समय, जब वो लिनेट बर्ड को उड़ता हुआ देखता है अपने पूरे पंख को खोल के, तो वो चीज उसको क्या देखिए, बहुत ही खुशी देती है। तो ये था मीनिंग इस सेकंड स्टैंजा का। समझ में आ गया?
अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब थर्ड स्टैंजा की समरी देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा, अब यहाँ पे हम थर्ड जो स्टैंजा है उसकी समरी देखते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट इज डिटरमाइंड टू गो टू एनिस ट्री. He says that he will now stand up and go to Anis tree because day or night he hears the sound of the water hitting the shore all the time. Whenever he stands in the city, on the roadway or on the grey colored pavement, he hears the sound deep inside his heart. अब आगे देखते हैं, इसको अब समझते हैं। इन द लास्ट एंजल, जो लास्ट एंजल है उसमें जो पोएट है, poet is determined to go to Innisfree. Now he is determined. Now he really wants to go to Innisfree Island. He is very excited. He really wants to go to Innisfree Island. He says that, वो कहता है he will now stand up. अब वो खड़ा होगा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें वो सोच रहा होता है कि वहां पे जाके जाएगा, ठीक है, वहां पे वो प्लेस देखेगा, वहां पे वो एक छोटा सा रूम बनाएगा, किसकी मदद से, क्ले की मदद से, छोटी छोटी स्टिक्स की मदद से अपनी वॉल बनाएगा, उसके आसपास वो बीन्स उड़ाएगा, नौ नौ तरीके की लाइन, 9 लाइन लगाएगा किसकी, बीन्स की, उनको उगाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, मधुमक्खी का छत्ता वहां पे रखेगा, जिससे क्या होगा, हर दिन वो ताजा शहद निकाल सके, और जो मधुमक्खी है वो उसके रूम को क्या करने के भिन भिनाती रहेंगी उसके रूम रूम में, और बहुत ज्यादा शोर रहेगा उसके रूम में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वो अपनी इच्छाएं बताता है कि वो उसको कौन कौन सी चीज उसको पीस देती है, ठीक है। सुबह सब जो मॉर्निंग को देखता है, मॉर्निंग में जो वो बादलों को देखता है, आकाश को देखता है कि आकाश को बादलों ने ढका हुआ है, वो चीज को पीस देती है। उसके बाद जब वो मेल क्रिकेट इंसेक्ट को देखता है, मेल क्रिकेट इंसेक्ट को देखते हैं, जब वो गाना गाता है तो उसकी जब वो आवाज सुनता है तो वो उसको बहुत पीस देती है। फिर उसके बाद जब वो मिडनाइट में ट्विंकलिंग जो स्टार्स को जब ट्विंकलिंग करते हुए देखता है, चमकते हुए देखता है, तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, उसको बहुत ज्यादा पीस मिलता है। फिर जब वो लिनेट बर्ड को उड़ते हुए देखता है अपने फुल विंग्स के साथ, वो चीज उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब क्या है, ये सारी चीजें वो सोच रहा था। अब यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है, अब एनिस ट्री जाना है। ही विल नाउ स्टैंड अप, अब वो खड़ा होगा एंड गो टू एनिस ट्री। अब वो एनिस ट्री जाएगा बिकॉज डे और नाइट, क्योंकि डे और नाइट का मतलब होता है ऑल द टाइम, ऑल द ऑल द टाइम ही हियर्स द साउंड ऑफ द वाटर हिटिंग द शोर ऑल द टाइम। क्योंकि हमेशा उसके दिमाग में वो एक ही आवाज सुनता है, और वो आवाज किसकी है, कि जो झील है, जो आइल झील है, ठीक है, जो एनिस ट्री में जो लेक है, वो झील है, उसमें जो पानी है जब वो किसी किनारे को टकराता है तो उससे जो आवाज निकलती है वो उसके माइंड में गूंज रही है। उसके माइंड में वो अभी तक प्रेजेंट है, क्योंकि जब वो छोटे में जाता था तो उसको वहां जाना बहुत पसंद था, अब वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो और इसलिए वो वहाँ पे अब जाना चाहता है, ठीक है। तो जो वो पानी के टकराने की जो आवाज़ है किनारों से, ठीक है, जो झील में जो पानी है जब वो किसी किनारे से टकराता है तो उससे जो आवाज़ निकलती है, वो उसके कानों में अभी अभी तक, उसके दिमाग में अभी तक प्रेज़ेंट है। व्हेनेवर ही स्टैंड्स इन द सिटी, चाहे वो अब किसी सिटी में खड़ा हो, चाहे किसी रोडवे पे खड़ा हो, चाहे वो किसी फुटपाथ पे खड़ा हो, तब भी उसको वो जो आवाज़ है, पानी के किनारों से टकराने वाली, वो उसकी आवाज़ उसके कानों में अभी भी गूंजती है, अभी भी उसके दिमाग में वो बसी हुई है। He hears the sound deep inside his heart. जो वो आवाज़ है, वो उसके दिल के एक इनर मोस्ट पार्ट में इतनी गहराई में बसी हुई है कि वो उसके दिमाग से, दिल से निकल नहीं पा रही है। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है, एनिस्फ्री जाना है। तो ये था मीनिंग इस लास्ट स्टैंजा का। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। बस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पार्ट 2 है वो होता है पूरा कंप्लीट, और इस पार्ट में मैंने आपको क्या कराया, इस पार्ट में मैंने आपको कराया समरी, और वो भी किसकी, द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री की। आई होप आपको ये क्लास जो पार्ट 2 है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से देखिए। और अगर आपको थोड़ा सा समरी में कुछ चीजें आपको लगा हो कि आपको थोड़ी सी और समझनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो पार्ट 1 है इस पोएम का, द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री का, द लेक आइल ऑफ एनिस्ट्री का, मैं चाहूंगा आप उसको जाके सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस समरी को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो एट लास्ट आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल CBSE 2 Point. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।